A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samila Ding. So, आज हम आपके सामने नई वीडियो लाए हुए हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा इस चीज़ को लेकर थोड़ा एक बात अपनी रखना चाहता हूँ कि थोड़ा एक्चुअली टाइम की कमी की वजह से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा। बट आई होप कि ये एक कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी हो रही होगी इसी से, कि अगर एक दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का मैं गैप दे रहा हूँ तो उससे ये आपको हेल्प होता है कि एटलीस्ट आपके पास काफ़ी टाइम बच जाता है कि आप तब तक जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको अच्छे से आप उनको अंडरस्टैंड तब तक कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे अगर रेगुलर हर दिन वीडियोस अगर चला अपलोड भी करता रहा तो मे बी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से वो एक दिन दूसरे दिन वो है कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे वीडियोस को देख भी सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। मगर कुछ बच्चा जो मैक्सिमम बच्चों का जो रहता है रेशियो वो ऐसा होता है कि एटलीस्ट दे नीड 2 और 3 डेज कि वो एक पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से समझें। सो वही मैंने कहा कि अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसमें पॉजिटिविटी को हमेशा लेके चलिए। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न, इस चीज़ को ध्यान में लेके चलिए आप। बहरहाल मेरे टाइम की कमी की वजह से मैं रेगुलर नहीं चला पा रहा, बट आई होप कि ये थोड़ा बीच में आता रहेगा, बीच में मैं रेगुलर भी अपलोड करता रहूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। जैसे जैसे मेरी कोशिश रहेगी। और बाकी अगर नहीं भी होता रहेगा, एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा गैप या 2 दिन का होगा या 3 दिन का होगा, तो मगर आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं डिसअपेयर हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि मैं जो भी अगर वीडियोज़ ला रहा हूँ मुझे टाइम भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस आप देखिए, मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर चुका हूँ कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऑफ़लाइन की क्लासेस की बात करूँ, 12-13 साल से मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को। तो अब ऐसा नहीं है कि बस उठा के मैं कोई भी जो लेक्चर पे स्टार्ट कर दूँगा वीडियो, ऐसा नहीं। मेरी आज भी 12-13 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आज भी मैं अगर कोई छोटा-सा टॉपिक भी होगा उसके ऊपर भी पहले काफ़ी अच्छे से खुद उसको प्रिपेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों के पास, क्योंकि कंटेंट एक बार बनेगा, बार-बार नहीं बनेगा। ताकि आप लोगों के पास भी जाए और उसकी जो रिलायबिलिटी जो है ना, वो बरकरार रहे। सो उस बेस पे मेरा वो काफ़ी टाइम उसमें भी चला जाता है। फिर आपके लिए मैं जो वीडियो लाता हूँ तो वो काफ़ी मेहनत उसमें मैंने की होती है, जो भी जैसे आज यहाँ पे मैं ये तैयार किया है आप लोगों के लिए। आई होप कि देखिए, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पहले भी बताया हुआ है, तो आगे पीछे भी कॉल्स आती रही। पहले भी बच्चों ने कहा कि अगर सर हमें इसका कोई हार्ड हार्ड कॉपी मिलता है, या अब कुछ बच्चों ने कहा था कि अगर इनके आपके पीडीएफ्स होंगे। देखिए, मैं जो भी आपको कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, मोस्टली कोशिश कीजिए कि जो टीचर उसमें आपको कह रहा है, मैं कुछ सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें आई होप कि मैं बच्चों, जैसे हमने मोटिवेशनल सीरीज़ स्टार्ट की, उसी तरह अब मैं सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स को कैसे क्वालिफ़ाई करना है, क्या प्रॉब्लम्स एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं, क्या करना है कि नहीं, गाइडेंस से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बड़ी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। आज थोड़ी-सी बात रखना चाहता हूँ मैं कि मैं जो भी वर्ड बोलता हूँ, चाहे 40 मिनट्स की या 50 मिनट्स की मेरी वीडियो होती है, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वही आपके लिए एक हार्ड कॉपी है। दूसरी बात करता हूँ, मैं जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड में मैं जो भी यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले, लेट्स मूव ऑन। देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक है आज का हमारा, वो टॉपिक यहाँ पे ये है कि किस तरह से ब्रिटिशर ने, हम कंटिन्यू कर रहे थे इसी की सीरीज, हमने पॉलिटिकल कॉज को फिनिश कर दिया, अब इकोनॉमिक कॉज के ऊपर आते हैं। देखिए, इकोनॉमिक कॉज में मैं यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की थी, लाइक उन्होंने अरॉइट वारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, जो आगे फर्दर हम इसी कॉज में कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा, मैं एक एक वीडियो एक कॉज को बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जिसको जितना जितना करना है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ देयर कंसर्न एग्जाम्स, तो मैंने तो डिटेल में ही पढ़ाना है। तो देखिए, मैं पहले ही बच्चों को कह चुका हूँ कि मैं यहाँ पे ऑफलाइन तरीके से पढ़ाऊँगा। बेशक प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन होगा, मगर ऑफलाइन तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। सो आई विल गो वेरी स्लो एंड इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। जिसको पढ़ना है जल्दी, तो वो कोई और वीडियो स्विच कर सकता है। या तो देखिए देखिए डिपेंड करता है कि अगर आपके जेके एसएसबी का आप पढ़ रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम का लेवल बहुत कम है, तो आप उतना ही पढ़िए, ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे मैं डिटेल में जाऊँ। देखिए, ब्रिटिशर ने यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट जो है, मोस्ट हम आज उसी को डिस्कस करेंगे फर्दर, और जो उन्होंने इकोनॉमिक जो भी ये रिफॉर्म्स के नाम पे जो पॉलिसीज़ लाई थी, उनका क्या था।
उनके ड्रॉबैक्स क्या रहे और वो ड्रॉबैक्स किस तरह से इंडियन फार्मर्स और पीजेंट्स को उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ा, और किस तरह से जो हमारा इकोनॉमी का जो है उसके ऊपर जो है इंडिया का जो अगर हम बात करें खासकर एग्रीकल्चर का जो स्टैग्नेशन हुआ वो हमने पढ़ना है। और वो एक कॉज बना रिवॉल्ट 1857 के लिए। एक्चुअली हम यहाँ पे पढ़ते हैं ये मोस्टली जब भी आप कोई भी जो चेंज रिवॉल्ट को या रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं, रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं, तो उसमें लॉन्ग टर्म कॉजेज भी होते हैं और शॉर्ट टर्म कॉजेज भी होते हैं। तो मोस्टली मैं जहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अभी तक, जो मैंने पॉलिटिकल कॉजेज पढ़ाए आपको, वो लॉन्ग टर्म कॉजेज है, और ये जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे इकोनॉमिक कॉजेज, ये भी लॉन्ग टर्म कॉजेज है। ओके, सो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, तो परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट को दो कैटेगराइज किया था यहाँ पे। एक तो परमानेंट आया, दूसरा है परमानेंट टेम्परेरी सेटलमेंट, सॉरी। आपने एरियाज को यहाँ पे मोस्टली याद रखना है, और ये भी साथ में याद रखना है कि यहाँ पे इसमें लाया किसने था ये। देखिए यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा मिट गया, इनको मैं ठीक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो भी अ, लाया था, जिस पर्सन ने लाया था उसका नाम देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ये डेट आपने याद रखनी है। बट इससे पहले मोस्टली क्या हुआ था कि इससे पहले कि वान हस्टिंग ने इस पर्टिकुलर डेट को 5 ईयर का सेटलमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। और उस सिस्टम में क्या था कि ये वाला सिस्टम था इजहारीदारी सिस्टम जो है बंगाल में, और इजहारीदार जो है लाइक देवर लाइक कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेटलमेंट क्या है, परमानेंट क्या है। सेटलमेंट किस चीज को डिनोट करता है, परमानेंट किस चीज को डिनोट करता है, उसको हमने पढ़ना है यहाँ पे। ये वाला फेल हुआ, 5 साल के लिए रखा, फिर उसकी रीअसेसमेंट हुई, ठीक है, आगे कंटिन्यू हो गया, मगर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया। ड्रॉबैक क्या रहा कि ये जो मोस्टली जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, इसमें देखिए लास्ट में मोस्टली क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता था, वो सफ़र जो करता था वो एक पीजेंट और फार्मर ही करता था, इन शॉर्ट में। अगर अब फ्यूडलिज्म को अगर आप देखेंगे तो फ्यूडलिज्म प्रैक्टिस दैट वाज वेरी मच पॉपुलर। अगर हम यूरोप की बात करें तो उसमें भी कुछ हद तक जो है पीजेंट और फार्मर ही सफ़र करता था, ठीक है। उसमें हम वसाल पढ़ते हैं, लॉर्ड पढ़ते हैं, बैरन पढ़ते हैं, पीजेंट्स पढ़ते हैं, लैंडलेस फार्मर्स पढ़ते हैं, फार्मर्स पढ़ते हैं, और लास्ट में सर्फ जो गुलाम, ठीक है। तो जो उसका हिरार्की था, ठीक है, आप पढ़ोगे। फ्यूडलिज्म हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ टाइम के बाद, अभी नहीं, काफ़ी जब भी हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी, इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़, इंडियन पॉलिटी की सीरीज़, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो हमारी अभी तक 2-3 वीडियोज़ ही शायद आई होंगी, उसके बाद जो जो अभी सीरीज़ हमने ऑन गोइंग की हुई है, तो उनको जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम फर्दर जो है और किसी कंपोनेंट में मैं कोशिश करूँगा मैं अभी ना उसको टटोलूँ, उधर ना जाऊँ। तो कुछ टाइम के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पे हम आएंगे। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक। बेशक उतना ज़्यादा सिविल में देखिए सिविल में अगर 1 मार्क्स का भी कोई चीज़ आती है या 5 मार्क्स की भी या 10 की भी आती है, तो वो तो वैल्यू रखता ही रखता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के भी हम के ऊपर हम जल्दी आएंगे श्योरली। तो उसमें आई होप कि फ्यूडलिज्म को हम डिस्कस जरूर करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ठीक है, ये चीज़ समझ आती है। अब यहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने वही कहा कि व्हाट यू हैव टू एप्रीहेंड इज अ सेटलमेंट। देखिए सेटलमेंट मोस्टली क्या होता था, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा पॉज देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा सेव कर लें, क्योंकि उसके बाद मैं इसको इरेज करके थोड़ा समझाऊंगा। यहाँ पे आप इसको प्लीज़ सेव कर दीजिए। ओके, देखिए अगर हम सेटलमेंट की बात करें ना, तो सेटलमेंट मोस्टली क्या था कि सेटलमेंट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ, यू कैन से, एग्रीमेंट, ठीक है। आर यू गेटिंग में? तो एग्रीमेंट है एक किस्म का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा आपने ये एरियाज याद रखने हैं, यहाँ पे जैसे ये एरियाज मेंशन है, बड़ा ज़रूरी है। ये यहाँ पे जो सेटलमेंट हुआ तो वो हमें समझ आती है कि वो फेलियर था। जिस तरह ये वाला परमानेंट सेटलमेंट वाला फेल हो गया, वैसे ये भी फेल हो गया, मगर ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था इन कंपैरिजन विद सेटलमेंट ऑफ वान हेस्टिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें मोस्टली क्या था कि इसमें अगर हम लेके चलें कि ये आई होप कि आपने ये जो है जो मैंने एरियाज यहाँ मेंशन किए आप लोगों ने नोट कर दिए होंगे, ठीक है। मैं क्योंकि मैं अब यहाँ पे इरेज करूँगा इसको,
ठीक है, ये पंजाब है, यूपी, राजस्थान, आप इनको अच्छे से जो है वो सेव कर दीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी है। मेंस में ये चीज़ें मेंशन बहुत ज़रूरी करनी है। ठीक है, ओके। देखिए अब इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना मोस्टली क्या है, एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे किस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी यहाँ पे मोस्टली जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको हम जमींदार भी कह सकते थे, या ताल्लुकदार, आप अलग अलग नाम पे बोल सकते हैं उनको। दैट इज़ द मेन रीज़न इनको हम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी इसको कहते थे, और जो है ज़मींदारी सिस्टम भी इसको कह सकते हैं, कहते थे या कह सकते हैं। ठीक है, सो एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। देखिए अब इसमें मोस्टली क्या था कि ब्रिटिशर को ये चीज़ लगी कि ये जो पर्सन्स है इनका एक किस्म से एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, और हम सभी को पता है ट्रेडिशनल और जो कस्टम होते हैं वो एक सोर्स ऑफ लॉ बनते हैं। ठीक है, और मोस्टली अगर हम ज़मींदार को देख लें या लैंडलॉर्ड्स को देखें तो कुछ हद तक कहीं ना कहीं ये एरिस्टोक्रेट्स में आते हैं जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन आप किस सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग मोस्टली उसके मीनिंग रहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी वेल टू डू और रिच ये थे, और इनका जो था इनकी जो रिकॉग्निशन जो थी मोस्टली मैंने वही कहा, दैट वाज ट्रेडिशनल एंड कस्टम बेस्ड। तो एक अच्छा अथॉरिटी था, एक्सेप्टेबल अथॉरिटी था। यू कैन से कि किसी गांव में लोग इनको बड़ा रिगार्ड भी करते थे, डिपेंड करता था, मोस्टली इन लोगों ने एट्रोसिटीज भी की हुई है, वो डिपेंड करता है। मगर इन जनरल अगर हम लेके लेके चले तो ये जो है काफ़ी जो है ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स को देखे तो इनका खुद में एक अच्छा वो रहा है, हमेशा परसोना रहा है। तो ब्रिटिशर ने वो चीज़ देखी, तो ब्रिटिशर को लगा ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो है कहीं ना कहीं ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स ऑक्शंस लगाते थे, ऑक्शन में जिसका ज़्यादा बिड होता था, ज़्यादा बोली लगाता था, उसको जो है उस पर्टिकुलर जो है हम ले टैक्स को इकट्ठा करने का उसको राइट मिल जाता था। ठीक है, अब टैक्स जो लेना है वो लेना किससे है भाई, टैक्स तो पीजेंट से ही लेना है ना। लैंड को टिल कौन करेगा, फार्मर ही करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ये बात समझ आती है कि लास्ट में जो करना सब कुछ है वो फार्मर ने ही करना है। ठीक है, और इसको ब्रिटिश ने एक अथॉरिटी दे दी है, और वो ठीक है, ऑक्शन लगी तो वो सारा सिस्टम बना, और ऑक्शन के बाद जो है जो ज़्यादा लगाता था कि मैं पर्टिकुलर इस रेट के बेस पे मैं इतना इकट्ठा करके लाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोस्टली क्या था, ये आपने थोड़ा सा एक चीज को ध्यान में रखना है यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेट लेके चलो आप, कि अगर सपोज करो कि ए पर्टिकुलर जमींदार है। ठीक है, उस ए पर्टिकुलर जमींदार ने क्या किया है, उसने किसी पर्टिकुलर एरिया से या गांव से या किसान से हम ले लेंगे, क्योंकि अभी गांव को लेके नहीं चलेंगे, तो वो तो महालवारी सिस्टम में हमने पढ़ना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मींस एक पर्टिकुलर पीजेंट को लेके चलेंगे, फार्मर को लेके चलेंगे। अब एक फार्मर जो है वो क्या करेगा कि वो फार्मर जो है उसको क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, और जमींदार किससे कलेक्ट, उसे कितना कलेक्ट करेगा, सपोज करो उसने क्या किया। अब देखिए ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि टैक्सेस जो थे काइंड में भी पे किए जाते थे, कैश में भी पे किए जाते थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये पता होगा काइंड और कैश। अब देखिए यहाँ पे मोस्टली क्या होता था कि सपोज करो अगर उसने 1000 रुपीज जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, लिया हुआ है एक फार्मर से। अब 1000 में लेके चलिए कि कहीं ना कहीं 90 रुपए में अगर राउंड फिगर लेके चलूं, इसमें क्या करना है कि 1000 में जो है, नॉट सॉरी 90 नहीं, हम लेके चलेंगे कि इसमें 900। ठीक है, 900 जो है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, 900 इसने क्या करना है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना है। ठीक है, 900 1000 में से कितना, और मैंने वही कहा, एक एग्जाम्पल देके मैं चल रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो
इसका मतलब है ये बहुत बड़ा पोर्शन है, ये बहुत बड़ा रेशो है ये। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा ना, तो रिमेनिंग में क्या करेगा ये? अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि जितना वो इकट्ठा करता था, जो जमींदार इकट्ठा मोस्टली करता था, उसका सिर्फ एक फिक्स्ड, मैंने वही कहा ना कि एज फार एज परमानेंट सेटलमेंट इज कंसर्न्ड, उसमें जो लैंड रेवेन्यू था दैट वाज फिक्स्ड। वो क्या था? वो एक्चुअली फिक्स था। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो वो फिक्स था। लैंड रेवेन्यू मींस, रेवेन्यू का मतलब है जो टैक्स लेना है, वो फिक्स था, इतना ही था। अब रिमेनिंग जो 100 है ना, वो रिमेनिंग 100 में उसका लेबर भी आएगा। किसका? जो पीजेंट का लेबर है, लेबर मींस उसका वेजेस आएंगी। अब लेके चलिए, ठीक है। तो बाद में जो रिमेनिंग, अगर सपोज करो कि रिमेनिंग उसमें फिर थोड़ा बच भी जाता था, जो ब्रिटिशर ने सिस्टम बनाया था कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके इन्होंने क्या किया, इसी इसी पॉलिसी में इन्होंने क्या किया, एनकरेज किया जमींदार को कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करें लैंड में, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा, जब इंप्रूव होगा तो आप प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उससे रेवेन्यू अच्छा होगा, रेवेन्यू अच्छा होगा तो आपको भी बेनिफिट होगा, और उससे क्या होगा, ब्रिटिशर को भी बेनिफिट होगा। अब ब्रिटिशर को उससे बेनिफिट क्या होगा, तो वो तो दैट वाज फिक्स्ड, मगर बेनिफिट किसको ज्यादा होगा, बेनिफिट इसको होगा। अब मेरी बात समझे कि नहीं? ये तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके चल रहा हूँ ना। अब जरूरी तो नहीं कि 1000 इसने लिया होगा, मे बी इसने ज्यादा लिया होगा। अब मेरी बात समझ रहे, आर यू गेटिंग मी? कि अब वो तो फिक्स था ना, कि 100 रुपए में आप लेके चलिए, अगर हम राउंड फिगर लेके चले, 100 में 90 रुपीज जो है, अगर वो लेता है तो आपने क्या करना है, अपनी अर्निंग का 90 रुपीज हमें देना है। दे दिया। अब जमींदार तो हमेशा कोशिश करेगा, क्योंकि उसका खुद का भी सेल्फ इंटरेस्ट उसमें आता है, तो वो कोशिश करेगा कि वो ज्यादा ले। ऐसा तो नहीं कि बस जितना प्रोपोर्शन या जितना रेशियो फिक्स किया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको उतना ही मिलेगा, और उसमें से जितना फिक्स किया है कि आपने इन्वेस्ट भी करना है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि एक अमाउंट के ऊपर मैक्सिमम पोर्शन जो है, वो 90% पोर्शन, सपोज कीजिए मैं इतना लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 90% पोर्शन जो है स्टेट में जाएगा, एज अ रेवेन्यू जाएगा वहां पे, एज अ टैक्स जाएगा, और रिमेनिंग जो है वो वेजेस भी आएंगे इसके फार्मर के, और दूसरा जो है इसको प्रॉफिट भी रहेगा, किसको, जमींदार को। और उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पे इनको एनकरेज भी करते हैं कि उसी अर्निंग से, उसी रेवेन्यू से आप कुछ पोर्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, वो लैंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ओके। अभी क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, ब्रिटिशर तो इतने लेंगे, आप मेरी बात समझेंगे नहीं, क्योंकि फिक्स है ना, आप इसको ध्यान में रखें, फिक्स्ड है। और इसका मतलब है कि यहाँ पे मोस्टली जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो जमींदार है वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम लेगा। वो यहाँ पे प्रेशराइज करेगा, किसको, पीजेंट को प्रेशराइज करेगा। मेरी मेरी बात आप समझेंगे नहीं? तो यहाँ पे मैंने वही कहा कि चाहे वो महलवारी सिस्टम रही हो, रॉयटवारी सिस्टम रहा हो, या परमानेंट सेटलमेंट रहा हो, हमेशा जो एट्रोसिटीज और इनजस्टिस जो होता था, और जो कंडीशन जो सबसे बुरी या बिगड़ती जाती थी, जो अंडरमाइन होती रहती थी, वो होती थी पीजेंट और फार्मर की। ठीक है। देखिए हमने तो परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे डिस्कस करना नहीं है, हमने बताना है कि किस तरह से परमानेंट सेटलमेंट वाज अ कॉज फॉर रिवॉल्ट 1857। सो ये चीज हमें समझ आ जाती है, क्योंकि अब देखिए इसमें मैं उतना जाके आगे नहीं जाऊंगा अभी परमानेंट सेटलमेंट में, कि भाई इसमें मैंने वही कहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि यहाँ पे अगर मैं लेके चलूं, कि मैंने आपको वही कहा कि ये क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना इंटरेस्ट है, इन्वेस्ट क्यों करेंगे वो। अब ब्रिटिशर ने इनको एनकरेज किया था कि भाई इन्वेस्टमेंट अगर होगा, लैंड प्रोड्यूस अच्छा होगा, लैंड प्रोड्यूस से लैंड रेवेन्यू अच्छा होगा, लैंड रेवेन्यू जब अच्छा होगा तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा, और उससे फार्मर को भी ठीक रहेगा, फिर वही चीज रिपीट होगी। ठीक है, ओके, ये चीज समझ आती है। बट सम जमींदार्स वर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन द रिफॉर्मेशन, और वी कैन से इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर लैंड। उनको तो प्रॉफिट से लेना देना था। तो यहाँ पे मैंने वही कहा, जो पिसता गया ना, वो एक गरीब फार्मर पिसता गया। ठीक, चाहे महालवारी हो, रॉयतवाड़ी हो, या परमानेंट सेटलमेंट। ओके। सो आई होप कि ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। आपने, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन
परमानेंट सेटलमेंट एक्चुअली, ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक कॉजेज में आप परमानेंट सेटलमेंट की फीचर्स ड्रॉबैक्स को पढ़ने लगे। जस्ट यू हैव टू साइट अबाउट द फ्यू ड्रॉबैक्स। अब देखिए ड्रॉबैक कहाँ बैठता था, ये तो हमने बताया, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे परमानेंट मैंने बताया आपको कि लैंड रेवेन्यू विल रिमेन परमानेंट एज इट इज। सेटलमेंट का मतलब है देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स और वी कैन से जमींदार एंड द पीजेंट्स, ठीक है। बट पीजेंट्स के साथ इनडायरेक्ट एग्रीमेंट था यहाँ पे। तो एग्रीमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमेशा जो रहता था वो जो है, यहाँ पे आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार के बीच में। तो दैट एग्रीमेंट जो मैंने वही कहा ना, सेटलमेंट मींस एग्रीमेंट होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि बस वो ओरली था कि इसकी मोस्टली असेसमेंट होती थी, एक सिस्टमेटिक तरीके से होती थी, ठीक है। तो हमने वहां पे परमानेंट सेटलमेंट को यहाँ पे एग्जाम में लिखना नहीं है, यहाँ पे बस ये चीज आपको समझनी है, जैसे मैंने बात कर लैंडलॉर्ड्स ऑफ बंगाल जो भी थे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मैं अभी वो समझाऊंगा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो तब तक आप ये थोड़ा नोट कर दीजिए, तो अब हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। आई होप कि ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो गया होगा। देखिए आपने यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट को कोई डिफाइन नहीं करना है, ठीक है। आपने बस बताना है कि किस तरह से, ठीक है। क्योंकि देखिए जब परमानेंट सेटलमेंट का एक्चुअल में टॉपिक आएगा ना, तो क्योंकि ये टॉपिक हमारा रिवॉल्यूशन 57 के कॉजेज का है, तो उस टाइम में हम इसका जो है पढ़ेंगे प्रोविजंस क्या थे इसके, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। तो आपने जस्ट थोड़ा डिफाइन करना है कि हाउ दीज एक्चुअली इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिशर ने इम्प्लीमेंट की बनाई, और वो किस तरह से जो है आप कह सकते हो कि पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उनके लिए किस तरह से ये हार्मफुल रहा, उनको किस तरह से इन पॉलिसीज से, ब्रिटिश के इन सिस्टम से जो है बहुत नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने नोट कर दिया होगा, ये वाला भी नोट कर दिया होगा इधर। देखिए एक चीज को आपने ध्यान में रखना है, यहां पे तो इस चीज के ऊपर हम कभी जाते ही नहीं है कि भाई अगर एक लैंड है, परमानेंट सेटलमेंट की बात करूं, उस लैंड के ऊपर पीजेंट जो है वो क्या कर रहा है, टील कर रहा है, उगा के दे रहा है, कुछ भी दे रहा है उगा के। ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स फॉर वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, सॉरी कमर्शियल क्रॉप्स जो है, कैश क्रॉप्स, इंडिगो की बात करें, ठीक है, या बाकी जो भी मतलब वैल्यूबल जो थी, अगर उगाते हैं ये जो ब्रिटिशर को चाहिए। अब लैंड है हमारे पास, ठीक है, हमें पता है ये जमीन है, ये लैंड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हम देखें, देखिए मोस्टली क्या होता था कि वेरी करता था सिचुएशन यहाँ पे, कहीं पे कभी कभी जमींदार खुद ओन करता था, मतलब एक्चुअल ओनर था जमीन का। कहीं पे जो पीजेंट था वो मोस्टली लैंडलेस होता था, कहीं पे पीजेंट के पास जमीन होती थी। तो डिपेंड, सिचुएशन से वेरी करती थी वहाँ पे, ठीक है। तो उस उसके उसका मतलब ये है कि अगर हम परमानेंट सेटलमेंट के अलावा देखें तो वहाँ पे क्या होता था, मोस्टली वहाँ पे ये होता था कि वहाँ पे अगर जो है पीजेंट है वो खुद ही उसको उगा रहा है, ठीक है, तो उसके पास लैंड है खुद की, तो वहाँ टैक्स ज़्यादा पड़ जाता था। मतलब टैक्स का रेशो इतना ज़्यादा था कि उसके लिए उसको पे करना बहुत मुश्किल हो जाता था। और हम सभी जानते हैं कि उस टाइम में सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी। एक आया सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा आया इंटेंसिव इंटेंसिव फार्मिंग या इंटेंसिव एग्रीकल्चर ले लीजिए आप। स्पेलिंग्स अगर कहीं पे गलत हो गई होंगी तो प्लीज़ आप ठीक कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए अब हमें पता है कि ये वाला जो फार्मिंग है इससे बहुत बेनिफिट होता है। इंटेंसिव फार्मिंग की हम बात करें तो हाई यील्ड वैरायटी के सीड का इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं हम, हमारे पास लेबॉर्ट्रीज होती हैं, उनको एस्टेब्लिश किया जाता है, सॉइल की टेस्टिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सेल्फ प्रोडक्शन कंजप्शन सॉरी नहीं होती, तो यहाँ पे सेल्फ कंजप्शन होती है।
यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यहाँ पे आपका जो होल्डिंग होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे लैंड का होल्डिंग स्मॉल होल्डिंग्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ज़मीन आपके पास बड़ी नहीं होती है। यहाँ पे आप काऊ डंग का इस्तेमाल करते हैं इस वाले फार्मिंग में। यहाँ पे आप मोस्टली मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो इसमें मोस्टली जो है प्रोडक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उस टाइम में तो उतना ज़्यादा नहीं था, अब तो कुछ और हो गया है, अब तो काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पे उस टाइम में ये प्रॉब्लम था। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि स्मॉल होल्डिंग्स होंगे, स्मॉल होल्डिंग्स अगर होंगे स्मॉल होल्डिंग का मतलब यहां पे आ गया कि आपके पास जमीन बहुत छोटी है, कम है, तो प्रोडक्शन तो इंटेंस सब्सटेंसिव फार्मिंग होगी, तो आपके पास प्रोडक्शन बहुत कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि कुछ ही उगेगा और प्रोड्यूस होगा, जिससे आप क्या करेंगे, मुश्किल से खुद का सर्वाइवल कर पाएंगे, सेल्फ कंजप्शन होगा। इसमें तो मोस्टली हम उसको ट्रेड के लिए ले जाते हैं, बेचते हैं प्रॉफिट के लिए। अब यहां पे क्या है मसला कि ये तो इंडियन के एग्रीकल्चर की हम बात करें, उसमें ये प्रॉब्लम था ही था, मॉनसून के ऊपर था डिपेंड, तो कभी बारिश हुई तो ठीक है और कभी नहीं हुई तो तब ज्यादा प्रॉब्लम, और कभी कभी ऐसा होता था कि मॉनसून ज्यादा पड़ जाता था तब भी फसल खराब हो जाती थी। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के ऊपर, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा कैसा होगा। इसका मतलब है ये तो मैं बात कर रहा हूं उसकी जिसके पास जमीन है, उसकी भी बहुत बुरी हालत है, और जिसके पास जमीन है ही नहीं, लैंडलेस फार्मर्स, व्हाट अबाउट दैट, उसको भी तो पे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब देखिए, ये इन जनरल मैं टैक्सेस की बात करता हूं, इन जनरल। देखिए, अब ब्रिटिशर ने यहां क्या पॉलिसी अपनाई, उन्होंने देखा कि कोई ना कोई रीजन की वजह से हमारे पास फार्मर जो है वो क्या करता है, वो टैक्स नहीं दे पा रहा है। मतलब सपोज कीजिए अगर 100 है तो 100 में से सिर्फ 45% ही जो है वो टैक्स दे पाते हैं, बाकी जो है वो अनएबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए, नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अब क्या करें। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा कि उससे क्या होगा कि जो ब्रिटिशर के पास जो रेवेन्यू आएगा, लैंड रेवेन्यू मीन जो इनकम आएगा, वो क्या आएगा, वो फ्लक्चुएट करेगा, कभी थोड़ा ठीक आया, कभी बहुत कम आया। अब वो चाहते थे एक रेगुलर इनकम जो है जनरेट हो, एक रेगुलर फ्लो हो इनकम का। इसीलिए क्योंकि वही आया कि हम्म, सरकार इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, इस बार जो है हमारा लाइव स्टॉक है, जैसे क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं मिक्स्ड मिक्स्ड फार्मिंग होती थी, डोमेस्टिकेशन प्लस एग्रीकल्चर। तो अगर एक में इफेक्ट होता था तो उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ता था। बारिश ही नहीं हुई, मेरे पास ज़मीन बहुत छोटी है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इन कंपैरिजन विद इंटेंसिव फार्मिंग। तो उस टाइम में तो हमारी एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, इवन कि आज भी चल रही है। सो इसका मतलब है कि ब्रिटिशर के पास रेगुलर फ्लो इनकम का नहीं आता था, और वो ये चाहते थे कि एक रेगुलर इनकम फ्लो करे, रेवेन्यू। इसलिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया कि भाई कुछ भी हो, इतना टैक्स आपको पे करना ही करना पड़ेगा। और ऊपर से इंटरमीडिएटरीज रख दी, इंटरमीडिएटरीज लाइक मैंने कहा तालुकदार्स या जमींदार की अगर हम बात करें, और उनकी उसके बाद उनका खुद का सेल्फ रिगार्ड, उनका नेग्लिजेंस, और लास्ट में हम देखें सफर जो है एक फार्मर और पीजेंट ही करता था, ज्यादा जो सफर करता था। आपने यहाँ पे इस चीज को ज्यादा लिखना है, किस तरह से फार्मर, और क्योंकि इकोनॉमिक कॉज में हमने फार्मर्स को बताना है किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार होता था। ठीक है, सो इसका मतलब है भाई ये तो ठीक है, ये तो चीज हमें समझ आ गया कि इसलिए इन्होंने परमानेंट कर दिया कि एनी हाउ यू हैव टू पे, आपको देना ही देना है। तो उसके लिए वो फिर कर्जा लेगा या बाकी चीजें लेगा, कर्ज जो लोन लेता है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, फिर उसके बाद फार्मर्स के खुद के एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता था एक किसान के लिए, और इतना ज्यादा हाई टैक्सेस बहुत मुश्किल होता था। सो यहाँ पे ये चीज़ आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसको मिटाते हैं और इसी में थोड़ा और मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये तो आई होप कि समझ आ गया आपको। देखिए, हम पढ़ते हैं हमेशा
लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। भाई जो अभी तक मैंने क्रॉप्स मेंशन की, अगर हम कुछ क्रॉप्स को देखें तो मैक्सिमम क्रॉप्स जो उस टाइम में उगाते थे ब्रिटिशर्स, तो यहाँ अगर देखिए कुछ ही क्रॉप्स होती हैं जो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन या बाकी चीज़ों की वजह से ह्यूमस में इजाफा करती है। और ह्यूमस एक इंग्रेडिएंट है, एक कह सकते हो एक डाइट है सॉइल के लिए, और वो पर्टिकुलर सॉइल एक क्रॉप के लिए डाइट बनता है, उसको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। ये हम सभी जानते हैं एज फार एज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल इज कंसर्न। अब अगर किसी एरिया के ऊपर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ अ सॉइल, और आप कॉन्टिन्यूटी रख रहे हैं और उसको उगा रहे हैं उगा रहे हैं उगा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि पहले आपको 100 मिलता है, 100 के बाद फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, 80, 80 के बाद 60, 70, फिर आप क्या करते हैं कि फिर लास्ट में क्या आता है ना, आपको प्रोडक्शन जीरो मिलता है, क्योंकि लैंड क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, बैरन हो जाती है। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये भी तो अप्लाई होता है भाई। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि ब्रिटिशर कहते थे भाई ठीक है, आप कुछ पोर्शन प्रॉफिट का रखिए, आपको पूरा राइट है कि आप पीजेंट के साथ कैसे डील करते हैं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपने एक फिक्स टैक्स का रेशियो हमें देना है। ये बात समझ आती है। तो मोनोपोली मिल जाती है किसको, जमींदार को, वो अपनी डीलिंग्स अपने अफेयर्स फार्मर के साथ कैसे रखता है, एक बड़े हार्श तरीके से उससे लेता है, टैक्स लेता है, या टैक्स का कितना प्रोपोर्शन उससे ले रहा है, कितना ले रहा है, दैट डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर जमींदार। तो यहाँ पे तो काफी वैक्यूम बन जाता है कि वो कहीं ना कहीं वहां पे करप्ट होने की चांसेस ज्यादा है। तो सफर वही मैंने कहा फार्मर करेगा, और वो अगर इन्वेस्ट करेगा वहां पे, तो ये देखिए ना, अब जमीन तो जो है मैंने वही कहा, अब ऐसा तो नहीं कि कुछ पोर्शन लिया, प्रॉफिट भी लिया, वेजेस भी दिए, ठीक है, ब्रिटिशर को तो देना ही देना है, उसके बाद फिर आप पैसा लगा रहे हैं जमीन में, ठीक है। मगर उस टाइम में मैंने कहा, उस टाइम में तो मोस्टली सब्सटेंसिव फार्मिंग था और दूसरा इंटेंसिव फार्मिंग था। उस सब्सटेंसिव फार्मिंग तो हम देखते हैं कि कावडंग गुड है, अच्छा है, ठीक है, मगर और भी चीजें तो देखनी है, स्मॉल होल्डिंग्स है, मानसून का भी हमने देखना है, तो प्रोडक्शन तो ज्यादा नहीं होगी ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि ब्रिटिशर अगर ये कहे कि ठीक है जी, ब्रिटिशर जो स्टेट होगा, सॉरी, जो स्टेट एक्सपेंडिचर करेगा एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, स्टेट जो है पैसा लगाएगा कुछ पोर्शन, तो उन्होंने एनकरेज किया था बेशक जमींदार को, बट जमींदार क्यों इंटरेस्ट उसमें लेंगे कि भाई मुझे लैंड के ऊपर लगाना है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा, वो तो पहले ही इतना प्रॉफिट निकाल लेता था, इतना ड्रेन कर लेता था उसकी उसके लेबर को, और उस लेबर से निकले हुए प्रॉफिट को फार्मर से, कि उसके लिए काफी सुफाइस होता था वो, जितना भी मनी उसको मिलता था। तो सफर इन शॉर्ट मैंने वही कहा, लास्ट में जो है एक फार्मर पीजेंट ही होता था। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ये भी तो कोई चीज है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कर सकते कि बस थोड़ा पैसा लाया आपने जमीन में लगाया फिर खेती बाड़ी की, आपको ज्यादा कैसे ज्यादा मिलेगा वो, जब तक आप जो है एक पर्टिकुलर रिफॉर्म्स के थ्रू, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, तो उसमें स्टेट का ज्यादा रोल रहता है। और उस टाइम में अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी सारा मैनेज कर रही थी, एक जमींदार क्या कर सकता था उस टाइम पे। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि उसको इम्प्रूव जो है वो तो फार्मर के हाथ या उसके हाथ तो नहीं है, वो उतना उनके पास एक्सपेंस नहीं था कि वो इम्प्रूवमेंट लैंड में ला सके। ऐसा होता कि आपने लैंड ज्यादा ले लिया और ज्यादा के बाद आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मोस्टली स्टेट करता है, इन्वेस्ट ये फार्मर को बोल रहे थे, तो उसके कहने का मतलब है कि एक किस्म का वो लालच था जमींदार के लिए कि आप क्या करें, आप इन्वेस्ट कीजिए कि कल आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, हमें तो भाई उतना ही आपने टैक्स लैंड रेवेन्यू उतना ही देना है। बट मैंने वही कहा, बार बार इसी बात के ऊपर आ रहा हूं कि जमींदार क्यों इस इंटरेस्ट लेगा इसमें, जब उसको अच्छा खासा वहां से प्रॉफिट मिल जाता था। और ये चीज भी तो बैठती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, कि ऐसा तो नहीं कि बस आप डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक चीजें आती हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो चलो ठीक है, बात समझ आती है कि आपको स्लोली स्लोली वो डिमिनिशिंग में जाएगा, मगर जाएगा। मगर इसकी भी बात करूं मैं, तो कहने का मेरा डिपेंड करता है सॉइल का फर्टिलिटी, और डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्रॉप। मगर मैक्सिमम जो क्रॉप्स यहाँ पे उगाते थे, बड़ी डेलिकेट क्रॉप्स उगाते थे, और जिसकी वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ता था सॉइल के ऊपर।
सो इसका मतलब है कि इट वाज जस्ट अ वेरी फ्यूटाइल एक्सरसाइज बाय ब्रिटिशर्स और वी कैन सी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये अगर इनडायरेक्टली देखें, ये कहीं ना कहीं एट्रोसिटीज थी, कि इकोनॉमिक एट्रोसिटीज थी इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म और इन द नेम ऑफ एग्रीग्रेन रिफॉर्म। और विक्टिम कौन थे? फार्मर्स थे। ठीक, आई होप कि आपको समझ आ गया। अब देखिए, यहां पे हम सभी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपने इसमें डालने की जरूरत नहीं है, मगर डालिएगा थोड़ा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, आपने उसका डेट याद रखना है। और उसके बाद जो कंक्लूजन हुआ था, एक ट्रिटी हुई थी, दो ट्रिटीज यहाँ पे मोस्टली आती है। तो फर्स्ट ट्रिटी के बारे में मैंने बताया, तो आपने डेट उसका याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि हमने ये तो टॉपिक नहीं है हमारा, जब होगा हम इसको पढ़ेंगे श्योरली। तो यहाँ पे मोस्टली क्या था उस टाइम में, दीवानी राइट्स मींस जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। और यहाँ पे किन किन एरियाज का मिलता है आपने वो ध्यान में रखने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इन पर्सन्स का भी नाम आपने यहाँ पे एग्जाम में लिखने की कोशिश करना है, इससे आपका एग्जाम का वेटेज बढ़ेगा। सॉरी। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया। अब जब ये चीजें हुई ना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे कहानी कुछ और चलेगी, इसका जो कंक्लूजन है बैटल ऑफ बक्सर का। अब यहां पे जुडिशली पावर्स तो ठीक है इनको मिल गई, कि भाई ठीक है आपको जुडिशली अथॉरिटी देते हैं, बट इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास रहेगा, कि लेन देन का, पैसे शैसे का। और आपने हमेशा देखा होगा कि हमेशा एपी सेंटर जो है यहां पे बनता था हमेशा। बंगाल वॉज अ वेरी वास्ट एरिया एंड अ वेरी फर्टाइल एरिया एज वेल। तो मैंने वही कहा कि उनका एक ही एम था, टू ड्रेन इंडियन वेल्थ। अब देखिए, ये स्टेजेस आपने दो स्टेजेस याद रखनी है, इसी के अंदर डाल देनी है आपने। ठीक है, इसमें मोस्टली जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो इसमें क्या आता है कि मोस्टली ट्रेड का मोनोपोली स्टेट के पास होता है। टैरिफ्स जो मोस्टली रहते हैं, ड्यूटी जो होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो स्टेट के पास पूरा मोनोपोली रहता है। और इसमें ब्रिटिशर ने वही, आपने डेट्स यहाँ पे देखना है किस किस फेज में हुआ था, किस हिसाब से उन्होंने, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे महापुरुष कहते हैं नहीं जी, एक थिन लाइन का डिफरेंस है। अरे भाई, डिफरेंस चाहे थिन लाइन का हो, या डिफरेंस चाहे काफी मोटी लाइन का हो, या डिफरेंस चाहे बहुत पतली लाइन का हो, ठीक है, जो भी हो, थिन हो या थिक हो, जो भी हो, डिफरेंस इज अ डिफरेंस। डिफरेंस तो है ना यार। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि भाई इंपेरियलिज्म एक है और कॉलोनियलिज्म वन एंड द सेम थिंग, नहीं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि किसी जब टॉपिक हमारा आएगा कॉलोनियलिज्म, हम उस पे आएंगे। अब यहाँ पे इनका मकसद यही था कि किस तरह से रेवेन्यू को इस वाले इस इतने फेज तक, जो रेवेन्यू जो वो इकट्ठा कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ उस रेवेन्यू का कैसे होगा, और ट्रेड का पूरा कंट्रोल कर लेंगे। और दूसरा आया कि लेजर्स फेयर, हम सभी जानते हैं कि इंडिया वाज अ कॉलोनी, और उसमें किस तरह से हम उस कॉलोनी से, मैंने वही कहा आपको, किस तरह से इकोनॉमिक वेल्थ को ड्रेन करेंगे। और उसके लिए इन्होंने क्या पॉलिसी रखी, कॉलोनीज इकोनॉमी। कॉलोनीज इकोनॉमी का मतलब है पूरा फ्रीडम होगा वहां पे, जो क्राउन होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि हम लेजिस फेयर इकोनॉमी में पढ़ते हैं, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट इन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो बेशक हम लेजिस फेयर अभी वाले पे इस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, जैसे आपको स्टेजेस समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ। इसी से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जस्ट इनके सिर्फ एक रिफॉर्म के नाम पे इन्होंने एक्चुअली ये कहानी खेली थी ब्रिटिशर्स ने। उनका ऑब्जेक्टिव बस यही था, किस तरह से ट्रेड का मोनोपोली करना, किस तरह से रिसोर्सेज को, सॉरी रेवेन्यू को जो है, जो आता था उसको एलोकेट करना। उसके बाद जो है इंडिया को एज अ, आप ले लीजिए, एक इकोनॉमिक कॉलोनी था और कुछ नहीं था। ठीक है, सो ये इनका, देखिए यही जो चीजें थी, इस वाले को जब आप समझेंगे ना, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। सो आई होप मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा लेक्चर को, तो ये आप प्लीज ये स्टेज लिख लीजिएगा, उसमें मेंशन कर दीजिएगा। सो थोड़ा सा आपका, क्योंकि अभी ये इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत लंबा जाएगा, आज पहला वीडियो था, इसी को मैं आगे फर्दर और कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वाले में। फिर लास्ट में आपको बताऊंगा किस इकोनॉमिक कॉजेस किस तरह से एक्यूमुलेट होके रिवॉल्ट 57 के लिए एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉजेस पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा तरीका यही रहेगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। मैं कोई 20 मिनट में आपको रिवॉल्ट 57 पढ़ाने वाला नहीं। जो बच्चे फास्ट फास्ट पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, श्योरली उनकी चॉइस है।
मैं किसी को कोई फोर्स नहीं करने वाला, रोकने वाला नहीं हूँ। मगर मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, सक्सेस इज अ प्रोसेस, यू हैव टू अप्रीहेंड एंड कॉम्प्रीहेंड दैट। देखिए कितने लोग जो है डिटेल में आप बैठेंगे, आज के टाइम में आपका नॉलेज चेक किया जाता है तो नॉलेज आपको 20 मिनट में नहीं मिल सकता। और इधर तो हमें हमें खुद 12-13 साल से जो बंदा पढ़ा रहा है, मेरे जैसा बंदा जो 12-13 साल से पढ़ा रहा है, हमें अभी भी लगता है कि नहीं, अभी भी हम इनकम्प्लीट है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मजे मजे से पढ़िए, देखिए फिर कितना मजा आता है आपको पढ़ने में। सो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।